हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू आइडेंटिकल वायलिन स्ट्रिंग्स व्हेन ट्यून्ड एंड स्ट्रेस्ड विद द सेम टेंशन हैव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज। क्लियर है? मतलब यहाँ जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास है दैट इज 440 हर्ट्ज। क्लियर है? आगे दिया हुआ है वन ऑफ द स्ट्रिंग इज रीट्यून्ड बाई एडजस्टिंग द टेंशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गिटार वगैरह में या वायलिन वगैरह में कि नॉब लगा होता है जिसको हम घुमा करके टेंशन को बढ़ा सकते हैं या टेंशन को कम कर सकते हैं। ठीक है? when this is done 1 by 1.5 beats per second are heard when both the strings are plugged simultaneously। मतलब अगर हमने एक स्ट्रिंग में टेंशन कम किया होगा दूसरे वाले में तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 440 से कम हो जाएगी। तो 440 से कम हो जाएगी तो भी बीट्स आएगी। अगर हम उसको टाइट कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 440 से बढ़ जाएगी तो भी हम लोगों को बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रीट्यून्ड स्ट्रिंग। बट ये तो बहुत ही आसान चीज हो गई। जो नया वाला स्ट्रिंग होगा वो अगर 1.5 बीट्स पर सेकंड दे रहा है तो वो इस वाले वैल्यू से या तो 1.5 ज्यादा होगा या 1.5 कम होगा। तो इसको मैं एफ डैश लिख देता हूं कुछ भी। इट कैन बी 440 प्लस माइनस 1.5 हर्ट्ज। तो ये उसके लिए पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी आइदर 1.5 हर्ट्ज मोर और लेस। मोर कब होगा? जब टेंशन बढ़ाया होगा। लेस कब होगा? जब टेंशन आपने कम किया होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है बाई व्हाट फ्रैक्शन अमाउंट वाज द स्ट्रिंग टेंशन चेंज इफ इट वाज इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज। तो देखो मैं उतनी देर से बोल ही रहा हूं कि टेंशन यदि आपने इंक्रीज किया होगा तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे बढ़ जाएगी और जब आप डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी इस वाले केस से कम हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए बी वाले पार्ट का मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं। व्हेन टेंशन इज इंक्रीजेस, if tension increases then fundamental frequency becomes 440 plus 1.5। क्लियर है? फंडामेंटल बोला गया तो इट इज 2 बाई एल रूट ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है बराबर। और ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इट इज 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू। यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए दिस वन इज 440 हर्ट्ज क्योंकि फंडामेंटल मोड में बोला गया था। तो ये देखिए लिखा हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर। तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब सुनो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 441.5 इज इक्वल्स टू 1/12। इसमें से मैं टी कॉमन निकाल लेता हूं। मतलब यहां से मैंने ऐसा लिखा हूं, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं यहां से टी बाई म्यू और ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझा रहा हूं केवल 1.5 हर्ट्ज का चेंज हो रहा है तो जो इंक्रीमेंट है वो बहुत छोटा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो मैंने बाहर कर दिया और ये यहां पे लिख देता हूं मैं 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी की होल पावर 1/2। भाई रूट लगा तो मैंने पावर 1/2 कर दी। अच्छा, ये जो टर्म आपको दिख रहा है कौन सा? ये वाला पहला वाला जिसको मैं सर्कल कर देता हूं, देखिए ब्लू कलर से। तो ये जो टर्म दिख रहा है ये 440 के बराबर है। क्या समझ में आई बात? ये तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 440 इंटू 1 प्लस, अब यहां पे अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं तो डेल्टा टी बाई 2 टी आपको मिल जाएगा। क्लियर? आफ्टर यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मतलब 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन को हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिख के छोड़ सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो। तो यहाँ पे एन की जगह हाफ था, हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। क्लियर? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आ रहा है 441.5। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आता है 441.5 अपॉन 440 सॉरी अपॉन 440। देखिए 440 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन 2 टाइम्स टी। अब मैं 1 को इधर ले जाता हूं। अब अगर मैं 1 को इस तरफ में ले गया तो इस सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास यहां से मिलता है डेल्टा टी बाई 2 टी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 440। तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो इट इज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 220। मैंने इस 2 से इसको उड़ा दिया। क्लियर है क्या? 220।
आपसे परसेंटेज चेंज पूछा गया था, तो बेटा परसेंटेज चेंज में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 220 इंटू 100। क्लियर? तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो आता है नियरली 0.68%। तो समझ में बेटा आया होगा कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्यों यूज किया? बिकॉज जो भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो रहा है दैट इज वेरी स्मॉल, ओनली 1.5 हर्ट्ज, तो टेंशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बहुत छोटा होगा। क्लियर? तो ये देखिए मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, व्हेन टेंशन इज इंक्रीज्ड। अब अगर मैं इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करता हूं, व्हेन टेंशन इज डिक्रीज्ड, देखिए ध्यान से। तो अब यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 440 माइनस 1.5 हो जाएगी। फिर से मैं लिखूंगा 1/12 रूट ऑफ टी माइनस डेल्टा टी अपॉन म्यू। फिर से मैं इसको ऐसा ही लिखता हूं 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, और यहां से आपके पास आ जाएगा ये 1 माइनस डेल्टा टी बाई टी। समझते जाना बात को बेटा ध्यान से। फिर ये आपके पास हो जाएगा 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू इंटू 1 माइनस डेल्टा टी बाई टी की होल पावर 1/2। इसको फिर से मैं लिख दूंगा 440, बिकॉज ये 440 दिया गया था आपको, मैंने फिर से लिख दिया 440 इंटू, अब यहां पे अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दूं तो ये मिलेगा 1 माइनस डेल्टा टी बाई 2 टाइम्स टी। क्या क्लियर हो रहा है? और ये हम लोगों के पास आ रहा था 440 माइनस 1.5। क्या क्लियर हो रहा है बेटा आपको कैलकुलेशन? तो चलो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा सा देखिए अपने आसान करने के लिए। 440 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 440 माइनस 440 इंटू डेल्टा टी बाई 2 टी, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मैंने इसको उड़ा दिया, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। समझिएगा बात को ध्यान से, बहुत आराम से। इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 220। तो देखो बेटा फैक्टर फिर से हम लोगों को वही मिला 1.5 अपॉन 220। तो फिर से अगर हम इसमें परसेंटेज चेंज देखेंगे तो आपकी बात डिक्रीमेंट आएगा, और डिक्रीमेंट भी कितना आएगा? 0.68% का। जो यहां पे इंक्रीमेंट आया था, क्योंकि जो फैक्टर यहां आपको दिख रहा है सेम फैक्टर ही आपको यहां पे ऊपर भी दिख रहा था। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा था आपको 1.5 अपॉन 220। तो सेम जितना इंक्रीमेंट किया था टेंशन, आपको उतना ही टेंशन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।